हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिनांशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में फिनांशियल स्टेटमेंट का एक पूरा देखा, एक सीरीज़ देखा, जिसमें मैंने आप लोगों को फिनांशियल स्टेटमेंट होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, सभी कुछ मैंने आपको समझाया, उसमें क्वेश्चन बना के भी आपको दिखलाया। तो आज हम चल रहे हैं फिनांशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट की ओर। तो सबसे पहला सवाल है कि सर फिनांशियल स्टेटमेंट तो आप पहले समझा चुके हैं, यहाँ पर है विथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कुछ लेन देन लिखने से छूट जाते हैं तो उन लेन देनों को ही अपने फिनांशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना ही क्या चीज़ के नाम से, एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाएगा। देखो, अकाउंटेंसी में हम रुपयों का लेखांकन करते हैं और रुपया एक ऐसा चीज़ है कि जिसके बारे में एक कहावत है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर आप किसी संस्था का फिनांशियल स्टेटमेंट बना रहे हो या कोई भी लेखांकन कर रहे हो और उस लेखांकन में आप क्रॉस करते हो, कटकुट कर देते हो, तो लोग उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर देंगे कि अरे यार, लग रहा है कि इसने फलाने व्यक्ति ने चीटिंग करा। जैसे कि अगर हम किसी से उधार कुछ वस्तु खरीदते, कुछ सामान उधार खरीदते हैं और उससे हम मान लिया कि 100 रुपये का सामान मैंने उधार खरीदा, बाद में अगले दुकानदार को लगा कि अरे यार नहीं, ये तो 100 रुपये का नहीं था, ये 90 रुपया का ही वस्तु था और मैंने अगले के खाते में 100 रुपया लिख दिया। तो वो क्या करता है, 100 रुपया को क्रॉस करके अगर 90 लिख देता है और अब जब आप जाते हो और उसकी बहियों को देखोगे तो कहोगे अरे यार, लगता है कि इस दुकानदार ने मेरे साथ कुछ चीट करा। तो इसलिए उस दुकानदार को क्या चाहिए कि उसको एडजस्ट कर देना कि भाई 100 रुपया का माल गया था, 10 रुपया ओवर वैल्यूएशन हो गया था, मतलब ज़्यादा लिख दिया गया था, तो 10 रुपया उसको क्या कर देना, घटा देना चाहिए था। इससे क्या होता कि बुक्स में कटकुट नहीं होता, कटछट नहीं होता, और जब बुक में कटछट नहीं होता तो किसी को उस पर कोई दिक्कत नहीं होता। तो चलिए आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि फिनांशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। तो फिनांशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट में सबसे पहला टॉपिक है क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो, क्लोजिंग, सबसे पहले हम बता दें कि एडजस्टमेंट जितना भी होता है वो क्वेश्चन के बाहर होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जितने भी क्वेश्चन बनाओगे, अधिकतर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक बाहर लिखा गया होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक सबसे अंत में वैल्यूड होता है और सबसे अंत में वैल्यूड होने के कारण अकाउंट क्लोज होने तक उसका लेखांकन होता ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसको बाहर में लिखा जाता है। सो दैट क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट का एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रत्येक एडजस्टमेंट का लेखा कम से कम 2 जगह तो जरूर होगा। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट ऐसे भी मिल जाएंगे जिसका लेखा 3 जगह भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हर एडजस्टमेंट कम से कम कितने जगह, तो 2 जगह लिखे जाते हैं। वो ट्रेडिंग और पीएल में हो सकता है, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में हो सकता है, या पीएल और बैलेंस शीट में हो सकता है। वो तो स्थिति पर निर्भर करता है कि क्या है। तो चलिए आज एडजस्टमेंट की शुरुआत हम क्लोजिंग स्टॉक से करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो माल बचा पड़ा है फिनांशियल ईयर के अंत में, जो माल बचा पड़ा है उसे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का यदि 2 वैल्यू दिया हो, इफ टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन क्वेश्चन, है ना। अगर क्लोजिंग स्टॉक का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 2 वैल्यू दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस।
मतलब यदि क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और कौन प्राइस, मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य और मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य। तो है ना, विच एवर इज लेस शुड बी रिटेन इन ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। इसका मतलब तो आप लोगों ने समझा होगा कि इफ टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, सो विच एवर इज लेस शुड बी रिटेन इन ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक का दो प्राइस दिया हुआ हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट प्राइस 30,000 एंड मार्केट प्राइस 40,000। अब आप बताओ कि कौन से क्लोजिंग स्टॉक का लेखा आप करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो आपका आंसर होना चाहिए कि भाई मैं करूंगा कौन सा प्राइस, कॉस्ट प्राइस। क्यों कॉस्ट प्राइस करूंगा? क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों कम वाले को क्यों करते हैं? तो कम वाले को इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा प्रॉफिट ओवर वैल्यूड ना हो जाए। प्रॉफिट ओवर वैल्यूड होने का मतलब कि अगर बचा हुआ माल का कीमत हम ज़्यादा लिख देंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या करने लगेगा, ज़्यादा बताने लगेगा। और ज़्यादा बताना प्रॉफिट कोई अच्छी बात नहीं, टैक्स ज़्यादा लगेगा, डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का दोनों में से जो वैल्यू कम होता है उसी को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में लिखते हैं। यहाँ एक बात और याद रखना जरूरी है कि क्लोजिंग स्टॉक यदि क्वेश्चन के अंदर हो, क्लोजिंग स्टॉक यदि क्वेश्चन के अंदर हो, इफ क्लोजिंग स्टॉक is in balance sheet, is in trial balance, then only retain in BS asset side। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ हो, तो क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो उसको केवल और केवल कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखने का मतलब हो गया कि वो एडजस्टमेंट नहीं है, उसका लेखांकन पहले से हो चुका है। तो ये था आपका कंसेप्ट किसके बारे में, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। चलिए नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसको हिंदी में हम लोग अदत्त व्यय कहते हैं या बकाया व्यय कहो, वैसा एक्सपेंस जिसका टाइम हो चुका है परंतु हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। रेंट हमको देना था, अभी तक हम रेंट नहीं दिए, रेंट का टाइम हो चुका है। वेजेज का टाइम हो चुका है, अभी तक हमने वेजेज पेमेंट नहीं करा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा, है ना। सैलरी देना था, अभी तक हमने सैलरी नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन होता है कि वैसा एक्सपेंस जिसका टाइम हो चुका है परंतु अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं करा है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्वेश्चन के अंदर भी हो सकता है और क्वेश्चन के बाहर भी। क्वेश्चन के अंदर का मतलब कि ट्रायल बैलेंस के अंदर और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी। तो ट्रायल बैलेंस के अगर अंदर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो भैया एक्सपेंस देना बाकी है तो वो लायबिलिटीज हो जाएगा। अगर कहाँ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर है तो क्वेश्चन के अंदर है तो इसका मतलब हो गया केवल और केवल लायबिलिटीज होगा। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ है, एडजस्टमेंट में है ना। तो लिखेंगे कि इफ outstanding expense is given in adjustment, then added from है ना, added from related expense in
कौन? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट एंड ऑल्सो रिटेन इन बीएस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब इसका मतलब समझो, क्या मैंने लिखा? इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज गिवन इन एडजस्टमेंट, मतलब अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ है? एडजस्टमेंट में है। देन एडेड फ्रॉम, है ना, रिलेटेड एक्सपेंस इन ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट, मतलब कि तब आपको क्या करना है, उसको ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंस से क्या कर देना है? जोड़ देना है। और उसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट के कौन साइड में लिख देना है? लायबिलिटी साइड में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अब यहां पर मैंने ये लिख दिया ट्रेडिंग और पीएल, मतलब या तो ट्रेडिंग या तो पीएल। तो सवाल है ना कि कहां लिखेंगे सर, या ट्रेडिंग में कि पीएल में? अब फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग वेजेज है एडजस्टमेंट में 500। तो एक बात बताओ, वेजेज कहां होता है? तो वेजेज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वेजेज जब ट्रेडिंग अकाउंट में है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो उसमें जब आप वेजेज लिखोगे, टू वेजेज, मान लिया वेजेज था 4500 और उसी में आप ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे? आउटस्टैंडिंग वेजेज कितना? 500 और फ्रेश कॉलम में आप लिख दोगे पूरा पूरी कितना? 5000। तो ये कौन सा अकाउंट में हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट में। और उसके बाद जब आप क्या बनाने लगोगे? बीएस बनाने लगोगे, बैलेंस शीट बनाने लगोगे, तो बैलेंस शीट के कौन साइड में? आप लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के कौन साइड में? लायबिलिटी साइड में आप लिख दोगे कौन? वेजेज, आउटस्टैंडिंग वेजेज, केवल और केवल कितना? 500। लेकिन यदि रेंट बाकी है तो भैया रेंट कौन से अकाउंट में होता है? तो रेंट तो होता है आपका पीएल अकाउंट में। तो जब आप कौन अकाउंट बनाओगे? पीएल अकाउंट बनाओगे, तब आप लिखोगे रेंट। मान लिया रेंट था 1200 रुपया और आउटस्टैंडिंग रेंट था 300 रुपया। तो आप क्या करोगे? रेंट में ऐड करोगे कौन? रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना रुपया? 300, टोटल फ्रेश कॉलम में 1500 और फिर वही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट आप लिख दोगे कितना? 300। समझ गए बात को? तो ये बात हो गई, कौन से बात हो गई, किसकी बात हो गई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हो गई, है ना। तो हमने क्या लिखा कि भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंस से क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। और फिर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के कौन साइड में लिख देते हैं? लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अब नेक्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। तीसरा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एक्सपेंस पेड इन क्या? एडवांस। देखो एक बात मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूं, वो ये कि जब हम लोग लेखांकन करते हैं तो लेखांकन का आज के डेट में 3 आधार चलता है: कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एंड मिक्स्ड, जिसको हाइब्रिड भी कहते हैं हम लोग। कैश बेसिस का मतलब होता है कि जब कैश आएगा और कैश जाएगा तभी लेखा किया जाएगा। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि कैश आया चाहे नहीं आया, अगर एक्सपेंस का टाइम हो चुका है, इनकम का टाइम हो चुका है, यानी ड्यू हो चुका है, एकर्ड हो चुका है, तो हम उसको लिख देंगे। और मिक्स्ड में दोनों का मिश्रण होता है। चूंकि हम लोग ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बना रहे हैं, तो जिस फिनेंशियल ईयर का हम लोग ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बना रहे हैं उसी से संबंधित एक्सपेंस और इनकम का लेखा करना है, चाहे उस एक्सपेंस का पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे इनकम मिला हो या ना मिला हो। अगर एडवांस में मिल गया तो वो अगले के लिए मिला। तो यहां पर देखो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ये अगर क्वेश्चन के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो केवल और केवल इसका लेखा कहां हो जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि आपने किसी एक्सपेंस को आपने क्या चीज में पेड कर दिया है? एडवांस में पेड कर दिया है। बट अगर प्रीपेड एक्सपेंस कहां है? एडजस्टमेंट में है। इफ प्रीपेड एक्सपेंस इज गिवन इन एडजस्टमेंट देन है ना, देन क्या? लेस या डिडक्टेड फ्रॉम
रिलेटेड एक्सपेंस इन ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट and also written in बैलेंस शीट। कौन सा साइड में? एसेट साइड। क्या लिखा मैंने कि प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एक्सपेंस पेड इन एडवांस का मतलब होता है कि किसी एक्सपेंस को आपने एडवांस में क्या करा है? पेड करा है। तो हमने लिखा भैया एडवांस पेड कर दिया मतलब अगले साल के लिए आपने कर दिया। तो मैंने लिखा, क्या लिखा कि इफ प्रीपेड एक्सपेंस इज गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ना, देन डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इन ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। मतलब या तो ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट जिससे उसका संबंध है। जैसे अगर प्रीपेड वेजेज है तो वेजेज कहाँ होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। तो वेजेज में से क्या करेंगे हम लोग? जैसे इसमें किए ऐड करें, उसमें हम क्या कर देंगे? टू वेजेज, उसमें से लेस कर देते प्रीपेड वेजेज, और फिर बैलेंस शीट के कौन साइड में लिख देते? एसेट साइड में। उसी प्रकार से अगर प्रीपेड रेंट है तो जब यहाँ रेंट मैंने लिखा तो रेंट में से क्या करेंगे? प्रीपेड रेंट को क्या कर देते? माइनस कर देते, यहाँ आ जाता है ना, और उसके बाद उसको बैलेंस शीट के कौन साइड में लिख देते? एसेट साइड में। तो या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या तो पीएल अकाउंट में संबंधित एक्सपेंस से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस इस साल का नहीं अगले साल का है। और फिर बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे? उसको एसेट साइड में लिख देंगे। क्लियर? और बस एक और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। संपत्तियों के मूल्य में कमी को ह्रास के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे हम लोग फिक्स एसेट्स का प्रयोग करते जाते हैं वैसे वैसे उसका मूल्य में क्या होते जाता है? कमी होता चला जाता है, और इसी कमी को डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हो कि डेप्रिसिएशन यदि क्वेश्चन में हो तो उसका लेखा केवल और केवल कौन से अकाउंट में होता है? पीएल अकाउंट में होता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसीलिए उसका लेखा कहाँ कर देते हैं हम लोग? तो पीएल अकाउंट में। बट डिप्रिसिएशन यदि एडजस्टमेंट में हो, है ना, इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन एडजस्टमेंट देन written in PL account डेबिट साइड, देन रिटेन इन पीएल अकाउंट कौन साइड है? डेबिट साइड, है ना। अगर डिप्रिसिएशन कहाँ लिखा हुआ हो? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग पीएल अकाउंट के कौन साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। एंड ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इन बैलेंस शीट कौन सा साइड? एसेट्स साइड। और हम लोग इसको क्या करेंगे? तो डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे, है ना। किससे घटा देंगे? तो रिलेटेड एसेट्स से। कहाँ? बैलेंस शीट के कौन साइड में? एसेट्स साइड में। एक उदाहरण दे करके स्पष्ट कर रहा हूं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या था क्वेश्चन? फॉर एग्जाम्पल एडजस्टमेंट में है डेप्रिसिएशन। कहाँ है? एडजस्टमेंट में। ठीक है, ये ठीक आ नहीं रहा, चलिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा? डेप्रिसिएशन कहाँ है? एडजस्टमेंट में है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में था फर्नीचर था 10,000। ठीक, ये क्वेश्चन में था। अब क्या था? एडजस्टमेंट में था डेप्रिसिएशन, है ना। एडजस्टमेंट में क्या था कि चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन क्या? फर्नीचर।
तब हम क्या करेंगे, तो भाई फर्नीचर कितना का था, तो फर्नीचर था 10,000 का, जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमको कितना परसेंट, 10%। तो मैं क्या करूँगा, 10,000 का निकालूंगा कितना परसेंट, 10%। तो 10,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो होता है 1,000 रुपया होता है। तो सबसे पहले हम जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल अकाउंट में क्या करेंगे, लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना पीएल अकाउंट में 1,000, कितना हज़ार, 1,000। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें जब हम एसेट साइड में फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर कितना हज़ार, 10,000, तो उसमें से लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन कितना हज़ार, 1,000, जो कि बचेगा फिर कितना हज़ार फ्रेश कॉलम में, 9,000। ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को 4 एडजस्टमेंट के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया। आशा करते हैं कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा और इसका यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना। और जितना अच्छा से समझ जाओगे, याद करने की आवश्यकता उतनी ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में बने रहें ताकि आगे के एडजस्टमेंट को मैं आपका क्लियर करता रहूँ। थैंक यू।